we have started for this live session. Hello and welcome to Sudarshan Studio. I hope you're able to see the screen which I am sharing you. आप सबका स्वागत है सुदर्शन स्टूडियो में. आई होप मेरा स्क्रीन जो है आपको सीधा सीधा देख सकते हैं यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे शेयर किया है मैंने. और आज का जो हम पुस्तक कंटिन्यू कर रहे हैं पढ़ने का वो है, तो आपको दिखा देता हूँ पहले कि हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं. हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर आत्मकथा एवं जनसंवाद, संपादक डॉक्टर नरेंद्र जादव. ठीक है, तो ये किताब अब हम पढ़ रहे हैं और देखते हैं. उससे पहले बाय द वे आप ये ज़रूर जान लीजिए कि अगर आपके साथ कोई फ्रेंड्स है तो ये वीडियोस उनके साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इसमें हम बहुत ही पावरफुल अंबेडकर जी के भाषण और उनकी आत्मकथा के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो जस्ट लेट मी चेक कि क्या हम लाइव दिख रहे हैं. आई होप हम लाइव हैं यहाँ पे, राइट? हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, करेक्ट. ओके, ठीक है. तो जैसे मैंने कहा कि हम जो हैं आत्मकथा एवं जनसंवाद. ठीक है, तो अब हम चलते हैं पेज नंबर 59 पे, जहाँ पे हमने पहले ही स्टार्ट कर चुका था ये सफ़र. तो आज हम पढ़ रहे हैं और इनका आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल जो है अन्यथा उच्च हिंदू जातियाँ सत्ता में बनी रहेंगी और अल्पसंख्यों पर राज करेगी. तो ये कहाँ से आया है? ये जो वर्ड हमने देखते हैं, ये जो है भाषण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन में गोलमेज परिषद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए रवाना होने से पहले मुंबई में सार्वजनिक विदाई रैली में मराठी में भाषण दे रहे थे. और अंग्रेजी में इसका जो सारांश है द टाइम्स ऑफ इंडिया 3 अक्टूबर 1930 में प्रकाशित हुआ था. BAWS भाग 17 और पृष्ठ नंबर यानी कि पेज नंबर 62 ऑफ 5 में पुनः प्रकाशित किया गया. और हिंदी जो संवाद है इसका जैसे आपने पहले टॉप में देख लिया था. ठीक है, तो आई डोंट नो कि हम लाइव क्यों नहीं. आई होप आपको लाइव दिखाई दे रहा है, राइट? और हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं. ठीक है, तो चलते हैं इसके खबर पे कि क्या है यहाँ पे. तो यहाँ पे हमें मिलता है अन्यथा उच्च हिंदू जातियाँ सत्ता पर बनी रहेंगी और अल्पसंख्यों पर राज करेगी. डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत वर्गों के बीच प्रचार अभियान जारी रखने की आवश्यकता के बारे में कहा, ताकि उनके राजनीतिक एवं सामाजिक कल्याण से जुड़े मामलों में उनकी दिलचस्पी बरकरार रखी जा सके. ठीक है, तो वे चाहते थे कि वे अपना प्रचार हमेशा करते रहें और एजुकेट करते रहें अपने समुदाय के लोगों को, ताकि उन्हें अपने सामाजिक और राजनीतिक चीज़ों के बारे में अवगत हो सके, यानी उन्हें पता हो. उन्होंने घोषणा की कि बहिष्कृत वर्गों के नेताओं द्वारा तय किया गया है कि उनकी पुरानी पत्रिका को जनता के नए नाम से पुनर्जीवित किया जाए. इंग्लैंड में अपनी आगामी यात्रा के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि कांग्रेसी लोगों द्वारा उन्हें कहा जा रहा है कि गोलमेज परिषद में जाने की कोई उपयोगिता नहीं है. ठीक है, तो कांग्रेस ये कह रहे हैं अंबेडकर जी को कि कोई उपयोग नहीं है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए. बहरहाल उन्होंने सोचा कि परिषद में कुछ अच्छा जरूर निकलेगा और बहिष्कृत वर्गों का इससे लाभ मिलेगा. वे मुंबई में कांग्रेसी लोगों द्वारा अपनाए जा रही तरीकों से खुद को नहीं जोड़ सके, क्योंकि उससे हजारों गरीब कामगार लोग बेरोजगार हो गए थे और उससे देश का भी कोई भला नहीं हुआ था. उन्होंने तुरंत कहा कि वे और बहिष्कृत वर्गों के सदस्य स्वशासन उतना ही चाहते हैं जितना कांग्रेसी लोग, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें
और देश के अन्य अल्पसंख्यकों को एक नए संविधान में उनका उचित हिस्सा मिलना चाहिए। जैसे कि कांग्रेस की इच्छा प्रतीत होती है, यदि नए संविधान के तहत ब्रिटिश को शासन को या ही छोड़कर जाना पड़ा तो परिणाम यह उन यहाँ पर हमें थोड़ा सा शायद ग्रामेटिकल चल रहा है। यदि नए संविधान के तहत ब्रिटिश को प्रशासन को यूं ही छोड़कर जाना पड़ा तो परिणाम यह होगा कि उच्च हिंदू वर्गों सत्ता में बने रहेंगे और अल्पसंख्यों पर शासन करेंगे। अगर ब्रिटिश लोगों को अगर 1947 में जैसे हमें आज़ादी मिली थी, अगर वे सब कुछ ऐसे ही छोड़ छाड़ के चले जाएं तो पूरा का पूरा जो कार्यभार है, पूरी जो मनुस्मृति की जो कानून है, वो सब के सब हिंदू पालन करेंगे और वो पालेंगे ही नहीं बल्कि उसे थोपेंगे भी अल्पसंख्यकों के ऊपर। और ये सबसे बड़ा डर था तथा बहिष्कृत वर्गों को इसी बात पर ऐतराज था। उन्होंने घोषणा की कि यदि गोलमेज परिषद ऊंचे वर्गों के उस रवैये के कारण विफल हुआ तो इस विफलता का दोष कांग्रेस और उच्च हिंदू वर्गों पर मढ़ा जाएगा। उन्होंने उम्मीद जारी की कि यदि गोलमेज परिषद में भाग लेने वाले हिंदू प्रतिनिधि इसे सफल बनाना चाहते हैं तो वे अल्पसंख्यकों के दावों को दिमाग में रखें। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा कि वे इंग्लैंड में ज्यादा समय रुकना चाहते हैं ताकि वे एक अन्य उद्देश्य को पूरा कर सके। बहिष्कृत वर्गों की दो मुख्य शिकायतें थी। तो वो दो मुख्य कौन सी शिकायतें थी? उन्हें पुलिस और सेना में नौकरी नहीं करने दिया जाता है। उनका विचार था कि वे इस शिकायत को युद्ध कार्यालय और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के ध्यान में लाएं ताकि इस प्रतिबंध को हटाया जा सके। ठीक है, तो एक तो हम सेना में जाना चाहते थे क्योंकि याद है ना भीमा कोरेगांव, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें जाने नहीं दिया जाता था, सेना में भर्ती नहीं होने दिया जाता था और ये बात बहुत ही खलती थी क्योंकि एक तो हमारे पास ज़मीन नहीं थी, पैसा हम रख नहीं सकते थे, मान और सम्मान तो था ही नहीं। तो शायद इस पुलिस की नौकरी में, इस सेना में हमें थोड़ी बहुत इज्जत मिले ब्रिटिश की तरफ से। ठीक है, और ये प्रतिबंध हट जाए। वे रूस, जर्मनी, अमेरिका और जापान भी जाना चाहते थे ताकि वे बहिष्कृत वर्गों की ओर से प्रचार कार्य कर सके। वे जानते थे कि कांग्रेस उन देशों में इंग्लैंड के खिलाफ प्रचार करती रही है, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह उनके लिए एकदम उचित समय है कि वे उन देशों के लोगों को बताएं कि बहिष्कृत वर्ग इस देश में कितने हालात में रह रहे हैं और इस तरह वे उनकी सहानुभूति सुनिश्चित करना चाहते थे। तो वे चाहते थे कि वो जर्मनी और रूस और अमेरिका और जापान जाके बता सके कि वे किस तरीके से, किस हाल में पूरा का पूरा बहिष्कृत वर्ग हमारे भारत में रह रहा है, किस क्या कहते हैं उसको, बेइज्जती से हम जी रहे हैं, या इंसान ही बन के नहीं जी रहे, वहाँ पे हम जानवरों से भी बदतर हालात के इसमें हमारा रहन सहन था, हमारी जिंदगी थी। डॉक्टर अंबेडकर के भाषण में अतिरिक्त पहलू थे कि जिनके बारे में कीर सन 1954 ने इस रूप में रिपोर्ट दी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जहां तक गोलमेज परिषद की बात है तो यह बहिष्कृत वर्ग के नजरिए से निश्चित रूप से फायदेमंद है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बात जारी रखी, जहां तक मेरी बात है, जो मेरे लोगों के लिए उचित है मैं उसकी मांग करूंगा और मैं निश्चित रूप से स्वराज्य की मांग को जायज ठहराऊंगा। आखिर में उन्होंने वचन दिया कि यदि संभव हुआ तो मैं उनकी समस्या को राष्ट्र के सामने भी रखेंगे। उन्होंने अपने सहायकों और अपने मित्रों और अपने लोगों को चेतावनी देते हुए अपने भाषण का समापन किया। और ये समापन क्या था? देखिए, आंतरिक कलहों यानी आंतरिक झगड़ों से खुद को अलग रखें, अन्यथा नेतृत्व के लिए लालच उनकी ताकत को कमजोर करेगी, उनकी स्थिति को बेहतर करेगी और उनके लक्ष्य को नुकसान पहुंचाएगी। तो अंबेडकर जी कहते हैं कि हम जो आंतरिक झगड़े चल रहे हैं उनसे दूर रहें, ठीक है, क्योंकि हमें जो है अपना मान और सम्मान हासिल करना है, हमें अपने इंसान बनने की एक
पूरी तैयारी शुरू करनी है और वो आंतरिक झगड़ों में न पड़े, अन्यथा नेतृत्व के लिए लालच उनकी ताकत को कमजोर कर देगी। और यही बात आज भी सही बैठती है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो भी थोड़ा उन्होंने हासिल किया है वह अपने असंख्य कार्यकर्ताओं और सहयोगियों के सहयोग से किया है। उन्होंने विधान परिषद में डॉक्टर सोलंकी के काम और उनके ईमानदार मदद की सराहना की। दिस इज व्हाट द लीडरशिप। लीडर जो है हमेशा ये नहीं कहता कि मैंने किया है, वो हमेशा ये कहते हैं कि जो भी मैंने हासिल किया है वो मैंने मेरे कार्यकर्ताओं और सहयोगियों के द्वारा ही हुआ है। उन्होंने डॉक्टर सोलंकी की काम की भी बहुत ही सराहना की। उन्होंने देवराव नाइक को अपना दाहिना हाथ घोषित किया और कहा कि उनकी उपस्थिति में वे आंदोलन को समुचित मार्गदर्शन दे। तो देवराव नाइक जो हैं वे उनके लेफ्ट हैंड बने या उनके दाहिने हाथ बने, ताकि वो आगे जाके उनके पूरे के पूरे आंदोलन को एक नई मार्गदर्शन दे सके। सो डॉक्टर सोलंकी जी जो उनके मित्र बने और देवराव नाइक आगे चल के उनके आंदोलन को मार्गदर्शन देते रहे। आई होप आपको ये जो भाषण है ठीक लगा होगा। और अभी तक हमारे पास फिलहाल तो कोई लाइव तो है नहीं, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइव चलता रहेगा, आप बस देखते रहिए इस वीडियो को।